हेलो दोस्तों, मैं एस के चंचल। मेरा अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक चालू करते हैं वो आपका जो है, सबसे पहले आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि 2022 के लिए क्रैश कोर्स है ना, जिसको हम रिवीजिंग कर रहे हैं, रिवीजिंग बैच चालू किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने चालू किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे जो है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, और बहुत जो है इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम से टैली करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि सबसे पहला जो आपका इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है वो तत्वों के निष्कर्षण एवं क्या है, सिद्धांत है। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, सिद्धांत है क्या। तो निष्कर्षण का मतलब होता है निष्कासित, है ना। तो उसके बारे में यानी कि हमको जानना है कि तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, क्या सिद्धांत है, कैसे इसका निष्कासन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक में जो तत्व है वो कितने अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक में जो तत्व होता है वो आपका दो अवस्था में पाया जाता है। पहला क्या है, मुक्त अवस्था का तत्व है। पहला क्या है, मुक्त अवस्था का तत्व। मुक्त अवस्था के तत्व यानी मुक्त अवस्था के तत्व। मुक्त अवस्था के तत्व है क्या, कहते हैं किसको। तो मुक्त अवस्था के तत्व कहता है कि वैसा तत्व जो कम क्रियाशील होगा और वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर अगर यौगिक का निर्माण नहीं करेगा तो उस प्रकार के तत्वों को हम कैसा तत्व कहेंगे, मुक्त अवस्था का तत्व कहेंगे। मुक्त का मतलब क्या होता है, फ्री, स्वतंत्र रहना, है ना। तो वैसा तत्व जो कम क्रियाशील होगा और वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण नहीं करेगा तो वैसे तत्व को हम किस अवस्था का तत्व कहते हैं, मुक्त अवस्था का तत्व कहते हैं। जैसे में सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सबका सब आपका किस अवस्था के तत्व होता है, मुक्त अवस्था के तत्व होता है। चलिए दूसरा क्या है, संयुक्त अवस्था के तत्व, है ना। संयुक्त अवस्था के तत्व। तो संयुक्त अवस्था का तत्व है क्या, कहते हैं किसको। तो संयुक्त अवस्था का तत्व कहता है कि वैसा तत्व जो अधिक क्रियाशील होता है और वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर अगर यौगिक का निर्माण करेगा तो वैसे तत्व को हम किस अवस्था का तत्व कहते हैं, संयुक्त अवस्था का तत्व कहते हैं। जैसे में मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। तो ये सब आपका जो है किस अवस्था का तत्व है, संयुक्त अवस्था का तत्व है, जो अन्य तत्वों के साथ मिलता है और मिलने के बाद क्या करता है, यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। चलिए, तो संयुक्त अवस्था का तत्व यहां तक किसी को दिक्कत है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें पढ़ना है खनिज है क्या। खनिज कहते हैं किसको, है ना। खनिज किसको कहते हैं। तो खनिज कहता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका एक निश्चित संगठन होता है उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो कहता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका अगर निश्चित संगठन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं, है ना। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। तो खनिज किसको कहेंगे, तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसका निश्चित संगठन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दूसरा है मेरे दोस्तों कि अयस्क है क्या। अयस्क कहते हैं किसको, तो अयस्क कहता है कि धातु कम खर्च। अयस्क कहता है कि धातु कम खर्च और आसानी पूर्वक हमको प्राप्त हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहेंगे। कहता है सभी अयस्क खनिज होता है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो पाएगा। तो अयस्क और खनिज यानी खनिज हो गया, अयस्क किसको कहेंगे, तो धातु कम खर्च और हमें आसानी पूर्वक मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अतः सभी अयस्क खनिज होगा लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे।
जैसे में अयस्क में, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बॉक्साइट अयस्क, क्या है बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क का जो सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ये आपका क्या है अयस्क है। अगर हम खनिज की बात करें, जैसे आपका जो है CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है खनिज है, क्या है खनिज है। जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl, ये भी क्या है खनिज है। तो खनिज और अयस्क समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर अब चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है आगे की ओर चल रहे हैं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से अच्छा से। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मेरे दोस्तों अयस्कों का वर्गीकरण में। अयस्कों का वर्गीकरण यानी कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले यहां पे देखेंगे अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरस होता है। तो अयस्कों का वर्गीकरण में पहला हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क। पहला क्या है ऑक्साइड अयस्क। देखिए ऑक्साइड अयस्क है क्या, कहते हैं किसको, ऑक्साइड अयस्क कहता है कि वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, जिसमें क्या होगा ऑक्सीजन उपस्थित होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे में बॉक्साइट, जैसे में बॉक्साइट, जैसे में क्या चीज बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट, Fe3O4 है ना। तो क्या है बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क का होता है Al2O3 इंटू 2H2O। हेमेटाइट Fe2O3 और आपका क्या है मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। जैसे क्यूप्राइट है ना, जिंकाइट, क्यूप्राइट जिंकाइट, क्यूप्राइट Cu2O। जिंकाइट, जिंकाइट का होता है क्या चीज जिंकाइट, जिंकाइट का होता है ZnO। तो ये आपका क्या है ऑक्साइड अयस्क है, क्या है ऑक्साइड अयस्क है। तो ऑक्साइड अयस्क किसको कहेंगे, तो वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। जैसे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का होता है Al2O3 इंटू 2H2O। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, क्यूप्राइट Cu2O, जिंकाइट ZnO। तो ये सब आपका क्या है ऑक्साइड अयस्क है। एकदम याद रखिएगा, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा जो आपको पढ़ा रहा है अभी जस्ट एकदम। चलिए दोस्तों इसको फिर मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा आपका है, दूसरा आपका है ऑक्साइड के बाद आता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क,
सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क है क्या, तो पहले समझेंगे सल्फाइड अयस्क के बारे में। चलिए दोस्तों, दूसरा क्या है, तो दूसरा है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क किसको कहेंगे, तो वैसा अयस्क जिसमें सल्फर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, सीनेबार HgS, गैलेना PbS, जिंक ब्लेड ZnS, आयरन पायराइट FeS2। तो आपको सल्फाइड अयस्क किसको कहेंगे, तो वैसा अयस्क जिसमें सल्फर पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। चलिए, तो सल्फाइड अयस्क हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा आपका है सल्फाइड अयस्क, इसको नोट कर लेंगे। चलिए मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका दोस्तों है कार्बोनेट अयस्क। क्या है, कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, देखिए मेरे दोस्तों कार्बोनेट अयस्क क्या है, तो कार्बोनेट अयस्क कहता है कि वैसा अयस्क है, वैसा अयस्क है जिसमें कार्बोनेट समूह है ना, कार्बोनेट समूह पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। जैसे में सीडेराइट, जैसे में सीडेराइट, सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। तो सीडेराइट का क्या होता है, FeCO3। मैलेकाइट, 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 मैलेकाइट। चलिए दोस्तों, तो अगला क्या, कार्बोनेट अयस्क है ना, जिसमें कार्बोनेट समूह होगा उसको क्या कहेंगे, कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। जैसे में कहता है सीडेराइट, सीडेराइट का होता है FeCO3। मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH के होल 2। अगला कैलामाइन, कैलामाइन ZnCO3। अगला डोलोमाइट, डोलोमाइट का होता है CaCO3 इंटू MgCO3 होता है। तो ये है आपका क्या चीज, कार्बोनेट अयस्क। और ये क्या नंबर है, तीसरा नंबर है ना, कार्बोनेट अयस्क। चलिए, तो यहां तक किसको दिक्कत है, चलिए अगला है आपका हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क है क्या, कहते हैं किसको, तो कहता है कि वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन पाया जाएगा। हैलोजन, समझ रहे हैं ना, हैलोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैलाइड अयस्क कहते हैं। जैसे में देखिए हैलोजन ग्रुप के तत्व क्या है, तो हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। इसको हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप के तत्व कहते हैं, क्योंकि हैलोजन का अर्थ होता है, हैलोजन दो शब्द से मिलकर बना, हैलो और जेन से मिलकर बना है। हैलो का अर्थ होता है साल्ट और जेन का अर्थ होता है प्रोडक्ट। यानी साल्ट का मतलब होता है लवण और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो हैलाइड अयस्क है क्या, तो वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन समूह उपस्थित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैलाइड अयस्क कहते हैं। जैसे में रॉक साल्ट, एकदम ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये वाला एकदम रॉक साल्ट है ना, साल्ट। तो रॉक साल्ट, तो रॉक साल्ट को हम क्या कहते हैं, जैसे NaCl, इसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। जैसे हॉर्न, क्या चीज, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर को क्या बोलेंगे, Ag, और यहां पे क्या हो जाएगा, Cl, Ag और Cl, हॉर्न सिल्वर AgCl। कार्नेलाइट है ना, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे KCl इंटू Mg
Cl2 इंटू 6H2O होता है। तो कार्बोनाइट का सूत्र क्या होता है? KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O होता है। तो ये है हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क किसको कहेंगे? तो वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन समूह उपस्थित होगा उसको हैलाइड अयस्क कहेंगे। जैसे में रॉक साल्ट, NaCl, हॉर्न सिल्वर, AgCl, कार्बोनाइट, KCl MgCl2 इंटू 6H2O होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फॉस्फेट अयस्क। अगला की ओर चलते हैं। फॉस्फेट अयस्क। तो देखिए दोस्तों कहता है कि वैसा अयस्क जिसमें फॉस्फेट समूह होगा, है ना, फॉस्फेट उपस्थित होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉस्फेट अयस्क कहते हैं। जैसे फॉस्फोराइट, जैसे क्या चीज? फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट। तो फॉस्फोराइट कहने का मतलब क्या है? सूत्र होता है इसका Ca3PO4 का क्या चीज? हॉल ट्वाइस। तो फॉस्फोराइट का सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का क्या? हॉल ट्वाइस होता है। तो ये था अयस्कों का वर्गीकरण। ये क्या था? अयस्कों का वर्गीकरण। अब चलते हैं मेरे दोस्तों आगे की ओर, अयस्क तथा खनिज में अंतर। अब चलते हैं अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो चलिए यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। यह हो गया अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण खत्म हो गया। चलिए अब चलेंगे गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाटे हो। चलिए दोस्तों अयस्क और खनिज में अंतर के लिए अब बात करते हैं। अयस्क और खनिज, है ना, में अंतर। देखिए दोस्तों अयस्क और खनिज में क्या अंतर है समझ लीजिएगा। तो अयस्क और खनिज में अगर अंतर की बात कहें तो इसमें जो है क्या होती है कि धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है क्या होता है? अधिक होता है अयस्क में। ध्यान देना पे, अयस्क और एक क्या हो गया? खनिज। अयस्क में कहता है कि धातु की प्रतिशत मात्रा, धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा धातु के प्रतिशत मात्रा क्या होगा? इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो अयस्क और खनिज में क्या अंतर हो जाएंगे? तो पहला हमने क्या लिखा? इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसमें कहता है कि शुद्ध धातु, है ना कहता है इसमें अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? कम होगा। यानी कि जिसमें धातु का प्रतिशत मात्रा अधिक है तो उसमें अशुद्धि का प्रतिशत मात्रा क्या होगा? बहुत कम होगा। दूसरा क्या लिख देंगे? इसमें, है ना, किसमें? अयस्क में। इसमें अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा, है ना, अशुद्धि की क्या चीज? प्रतिशत मात्रा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो इसमें अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा कम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है तो इसमें तो अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा ज्यादा ना हो जाएंगे। इसमें अशुद्धि अशुद्धि की क्या चीज? तो प्रतिशत मात्रा, है ना, क्या होंगे? अधिक होगा। तो इसमें अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? अधिक होगा। किसमें? खनिज में। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं। कहता कि इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना जो है सरल होता है। इससे जो है तीसरा नंबर, यानी किससे? अयस्क से। यानी कि इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर शुद्ध धातु
देखें तो शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होंगे, कठिन होंगे। शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होंगे, कठिन होंगे। तो शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होंगे, प्राप्त करना कठिन होगा। चलिए और भी है तो और भी मन करता है तो लिख देंगे। कहता कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क क्या हो जाएंगे, खनिज। सभी अयस्क क्या हो जाएंगे, खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, अयस्क नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो ये है अयस्क और खनिज में अंतर। तो फिर से समझ लीजिएगा, कहता है अयस्क और खनिज में अंतर में पहला नंबर कि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो धातु की प्रतिशत मात्रा जो क्या होता है, अधिक होता है। किसमें, अयस्क में। जबकि धातु में, इसमें खनिज में कहता है कि जबकि धातु की प्रतिशत मात्रा इसमें क्या होगी, कम होगा। किसमें, खनिज में। अगला कहता है इसमें दूसरे नंबर अयस्क में कि इसमें अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, कम होगा। लेकिन खनिज में अगर अशुद्धि की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। अयस्क की अगर बात करते हैं तो इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना सरल होगा, लेकिन इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होगी, कठिन होगा। कहता है सभी अयस्क खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। समझ में आ गया मेरे दोस्त। चलिए तो फिर आगे की ओर हम चलते हैं। यहां तक जो है ना नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये आपको जो है कम से कम ये जो है एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन क्या है समझ लेना। कहता है कि CuFeS2 में कॉपर का ये अयस्क है, जबकि Fe का क्या है, खनिज है। जबकि Fe का क्या है, खनिज है। क्यों, अभी जस्ट हमने अंतर में लिखवाया है अयस्क और खनिज में। कहता है अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक होता है, लेकिन खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि CuFeS2 में कहता है कि कॉपर की प्रतिशत मात्रा की अगर बात करते हैं तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है। जबकि Fe में यानी कि Fe की प्रतिशत मात्रा इसमें क्या होता है, कम होता है। और जिसका प्रतिशत मात्रा कम यानी कि जिस धातु का प्रतिशत मात्रा कम होगा उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कह देंगे, खनिज कह देंगे बोलो। तो Fe का क्या हो जाएगा, खनिज, लेकिन Cu का क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। कौन, CuFeS2। कैसे निकालना वो भी आप जान लीजिए। निकालना है ऐसे, कॉपर तो कॉपर है तो कॉपर का परमाणु भार, उसके बाद लोहा का परमाणु भार, उसके बाद सल्फर का परमाणु भार। ये पूरे को परमाणु भार को क्या कर देंगे, जोड़ देना है। और जोड़ देने के बाद तो जोड़ने के बाद क्या करिएगा, कॉपर का निकालिएगा। कॉपर के निकालने के बाद जो प्रतिशत आएगा उसके बाद किसको निकालना है, Fe का प्रतिशत भार निकालना है, Fe का निकालना है। यानी कि पूरे
भार में से Fe के भार से क्या कर दीजिएगा, Fe के परमाणु भार से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो इसमें देखेंगे कि कॉपर का प्रतिशत भार ज्यादा आता है कि Fe का प्रतिशत भार ज्यादा आता है। अगर कॉपर का प्रतिशत मात्रा ज्यादा आएगा तो ये कॉपर अयस्क हो जाएंगे, और आपका Fe का प्रतिशत मात्रा ज्यादा आता है तो Fe का अयस्क हो जाएगा। अगर कॉपर का प्रतिशत मात्रा कम आएगा तो ये कॉपर का खनिज हो जाएगा, और अगर Fe का प्रतिशत मात्रा कम आएगा तो फिर Fe का खनिज हो जा सकता है। तो इस आधार से जो है आप किसी का भी है ना साबित कर सकते हैं कि अयस्क है, किसका अयस्क है, किसका खनिज है। तो देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लेना दोस्त, कर लिए नोट। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें गैंग, गैंग है क्या, गैंग कहते हैं किसको, गैंग है क्या, है ना। गैंग या आधात्री जकरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधात्री। गैंग, गैंग को क्या बोलते हैं, गैंग या आधात्री, है ना। गैंग या आधात्री, गैंग किसको कहेंगे, तो गैंग कहता है कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जो अयस्क रहेगा, है ना, अयस्क में जो अशुद्धि होगा तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, गैंग या आधात्री कहते हैं, आधात्री कहते हैं। चलिए अगला है फ्लक्स, है ना। फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, अगला फ्लक्स। फ्लक्स को हम हिंदी में बोलते हैं द्रावक। यानी द्रावक का मतलब क्या होता है, द्रवित, है ना, द्रवित करने वाला। ध्यान देना पे, फ्लक्स का हिंदी होता क्या, द्रावक। द्रावक का मतलब क्या होता है, द्रवित करने वाला। यानी कहता कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होते हैं तो उपस्थित अशुद्धि जो अद्रवणशील होता है, यानी कि अद्रवणशील कहने का मतलब द्रवित नहीं होता है, तो अद्रवणशील होता है, उसे द्रवित करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं मेरे भाई, फ्लक्स कहता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो अद्रवणशील होता है, यानी उसे द्रवित करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, फ्लक्स, यानी उसको क्या बोलते हैं, द्रावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रावक बोलते हैं। अगला है आपका धातुमल, धातुमल क्या है, धातुमल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। कभी कभी आपको दे देता है स्लैग क्या है, तो ढेर जो है स्टूडेंट को जो है पता नहीं होता है इंग्लिश, तो इसमें जो है दिक्कत हो जाती है। तो धातुमल को ही क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो धातुमल है क्या, तो धातुमल कहता है कि गैंग और फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स, यानी गैंग, है ना, गैंग और क्या, फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स जब आपस में मिलता है तो धातु मल का क्या करता है, निर्माण करता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो धातु मल का निर्माण करेगा। जैसे में अगर हम बात करते हैं, जैसे में हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 बालू, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बालू का अगर मिश्रण लेंगे तो दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, CaSi, है ना, CaSiO3। तो CaSiO3 जो हुआ ये आपका क्या हुआ, धातु मल हुआ। क्या हुआ, धातु मल हुआ। तो धातु मल किसको कहेंगे, गैंग और फ्लक्स जब आपस में मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं। चलिए आगे मिटाते हैं हम। तुम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया गैंग, ये हो गया क्या चीज, फ्लक्स, है ना, आई हो गया क्या चीज, धातु मल हो गया। तो इसको हम कहते हैं धातु मल।
आगे की ओर अगर चलते हैं मेरे भाई, आगे की ओर अगर बात करते हैं तो अगला है धातु कर्म क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी, है ना। क्या बोलते हैं? मेटालर्जी। क्या बोलते हैं? मेटालर्जी। क्या बोलते हैं? मेटालर्जी, है ना। लर्जी। तो मेटालर्जी क्या है, धातु कर्म क्या है? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में, है ना, अयस्क से हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसके हम क्या कहते हैं? उससे हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म किसको कहता है? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया, जो परक्रम हम अपनाएंगे उस परक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अगला कहता है कि धातु कर्म का प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मेटालर्जी। टाइप्स ऑफ मेटालर्जी यानी टाइप्स ऑफ मेटालर्जी का मतलब क्या होता है? धातु, है ना, कर्म, धातु कर्म का प्रकार, है ना, धातु कर्म का प्रकार। तो धातु कर्म का प्रकार में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर बात करें तो सबसे पहले आता है जलीय धातु कर्म। क्या होता है? जलीय धातु कर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो। जलीय धातु कर्म। तो जलीय धातु कर्म है क्या? कहते हैं किसको? तो जलीय धातु कर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो मेटालर्जी। तो जलीय धातु कर्म किसको कहते हैं? तो जिस धातु कर्म में जल की तेज धारा की आवश्यकता होती है, तो जल के अगर तेज धारा की आवश्यकता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जलीय धातु कर्म कहते हैं। तो जिस धातु कर्म में अगर जल की तेज धारा की आवश्यकता होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? जलीय धातु कर्म कहते हैं। चलिए दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा अगर हम बात करें तो विद्युतीय धातु कर्म। विद्युतीय धातु कर्म क्या है? क्या है? विद्युतीय, है ना, विद्युतीय धातु कर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटालर्जी। चलिए तो विद्युतीय धातु कर्म किसको कहते हैं? तो जिस धातु कर्म में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो जिस धातु कर्म में अगर विद्युत धारा की आवश्यकता होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युतीय धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय धातु कर्म कहते हैं। बैटरी लो हो रही है। चलिए तो विद्युतीय धातु कर्म किसको कहेंगे? तो जिस धातु कर्म में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय धातु कर्म कहते हैं। अगला क्या है? तापीय धातु कर्म। अगला क्या है? तापीय धातु कर्म। तापीय धातु कर्म। तो तापीय धातु कर्म किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरोमेटालर्जी। क्या बोलते हैं? पायरोमेटालर्जी। कहता कि जिस धातु कर्म में हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप की आवश्यकता होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? तापीय धातु कर्म कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरोमेटालर्जी बोलते हैं। तो पायरोमेटालर्जी किसको कहेंगे? तो जिस धातु कर्म में, है ना, जिस धातु कर्म में हाई टेम्परेचर, उच्च ताप की अगर आवश्यकता होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? पायरोमेटालर्जी यानी तापीय धातु कर्म कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही पर ड्रॉप करते हैं क्योंकि मेरा जो है मोबाइल का बैटरी जो है कम हो गया है। अगर मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लस में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ होगा, दिक्कत होगा इस वीडियो में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।